नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। पाकिस्तान में अगले 72 घंटे तक अजीत डोवल का खौफ चलेगा। पाकिस्तान के आतंकवादी अगर नरेंद्र मोदी के बाद किसी नाम से सबसे ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं, तो वो हैं अजीत डोवल। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने के बाद अजीत डोवल ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। डोवल ने पाकिस्तान को सच्चाई भी दिखा दी, आईना भी दिखा दिया और चेतावनी भी दे दी। पाकिस्तान पर अगला हमला कैसे होगा, किस तैयारी से होगा, इन सब का प्लान बन रहा है। मसूद अजहर, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन अपने अपने अड्डों की मरम्मत करवा रहे हैं और इस बीच अजीत डोवल ने नए टारगेट को लॉक करने का इशारा दे दिया है। अजीत डोवल ने आज पूरी दुनिया को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ, एक कांच का टुकड़ा तक नहीं टूटा। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बहुत प्रोपेगेंडा किया और ये सारे प्रोपेगेंडा आज फेल हो गए। अजीत डोवल बहुत कम बोलते हैं, बहुत संभल कर बोलते हैं, इसीलिए उनकी कही एक एक बात को लोग गौर से सुनते हैं। और जब वो बोलते हैं तो पाकिस्तान के आतंकवादियों की और पाकिस्तान के जनरलों की नींद उड़ जाती है। आज आप अजीत डोवल की वही बातें सुनने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आज रात पाकिस्तान के आतंकवादियों को नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान की आर्मी के चीफ मुनीर की भी बेचैनी बढ़ी रहेगी। क्या नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में नए टारगेट सेलेक्ट कर लिए हैं? क्या अजीत डोवल ने मोदी के सेलेक्ट किए टारगेट लॉक कर दिए हैं? क्या बहुत जल्द पाकिस्तान के खिलाफ नया एक्शन होगा? और क्या यह मोदी डोवल के कॉम्बिनेशन वाला एक ज्वाइंट ऑपरेशन होगा? हिंट तो ऐसे ही मिल रहे हैं। तो क्या सच में मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के अगले फेज का प्लान बना लिया है? क्या मोदी ने डोवल को यह प्लान समझा दिया है? ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर खत्म होने तक और उसके बाद 10 जुलाई तक एनएसए अजीत डोवल चुप थे। वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने के 66 दिन बाद अजीत डोवल पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर बोले हैं। डोवल ने पाकिस्तान के 9 टेरर टारगेट्स का जिक्र किया, पाकिस्तान में उड़ाए गए 13 एयर बेसेस का जिक्र किया और पाकिस्तान को एक हिंट दिया। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. We missed none. We missed none. We missed none. It was precise to the point where we knew who is where. We are capable of doing that. We are capable of doing that. अजीत डोवल का यह कहना कि वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, यानी हम प्रिसीजन स्ट्राइक करने में सक्षम हैं। यह पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि आने वाले खतरे की घंटी भी है, क्योंकि डोवल ने मोदी के डिसाइड किए नए टारगेट्स लॉक कर दिए हैं। 66 दिन में पहली बार अजीत डोवल ने ऑपरेशन सिंदूर पर, पाकिस्तान में हुई तबाही पर और क्या क्या कहा है, यह आपको आगे सुनाएंगे। मगर उससे पहले आपके लिए यह देखना जरूरी है कि मोदी और डोवल के कॉम्बिनेशन ने वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वाला नैरेटिव देकर पाकिस्तान में मुनीर और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को क्या इंडिकेशन दिया है। क्या यह इंडिकेशन पाकिस्तान में किसी नए टेरर कैंप या किसी हाई वैल्यू टेरर टारगेट के खिलाफ ऑपरेशन वाला है? इसका जवाब है हां। मोदी को कुछ तो पता चला है, डोवल को कोई ना कोई इनपुट तो जरूर मिला है। और वो इनपुट क्या है, आज हम इसका खुलासा कुछ नई तस्वीरों, नए वीडियोस के साथ करेंगे। खौफ और दहशत बर्पा करना, मार और धाड़ करना, कत्ल करना, तबाही पैदा करना। खौफ और दहशत पैदा करने की धमकी देने वाला यह चेहरा कौन है? मार धाड़ करना, कत्ल करना, तबाही पैदा करना, यह स्क्रिप्ट पढ़ने वाला यह चेहरा कौन है? आतंक की नई तस्वीरें जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर बहावलपुर से आई हैं। स्टेज पर लश्कर के आतंकी हैं, सामने कुर्सी पर बैठे भी आतंकी ही हैं। आखिर कौन है यह आतंकी चेहरा? बहावलपुर में टेरर की नई क्लास किसने शुरू की है? मसूद अजहर के हेडक्वार्टर में लश्कर के आतंकवादियों के लिए बाकायदा डिनर का इंतजाम किसने करवाया? डिनर भी ऐसा वैसा नहीं, हाई फाई 5 स्टार होटलों वाला,
बाकायदा टेबल कुर्सी लगाकर आतंकियों को बिठाया गया, खाना खिलाया गया। बहावलपुर की एक और तस्वीर देखिए, यहां भी मंच सजाकर आतंकियों की भीड़ बुलाकर आतंकियों के हाथों में माइक पकड़ाकर एंटी इंडिया नैरेटिव बनाया गया। क्या क्या कहा गया सब आगे सुनाएंगे। पाकिस्तान में ही एक दूसरे लोकेशन पर चाय पानी के साथ आतंकवादियों की खातिरदारी की गई, उन्हें स्नैक्स दिए गए, भारत विरोधी नारेबाजी हुई। पाकिस्तान में ही एक तीसरे लोकेशन पर बाइक पर सवार होकर लश्कर की पॉलिटिकल विंग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के स्टूडेंट विंग के आतंकी सैर सपाटे पर निकले, जंगल में बैठकर मीटिंग्स की गई। आज ही खबर आई है कि जम्मू रीजन में 40 से 50 आतंकवादी इस वक्त एक्टिव हैं। जैश ए मोहम्मद के 30 आतंकवादी उधमपुर, रेसाई, किश्तवाड़ में एक्टिव हैं। जैश के 15 से 20 आतंकवादी राजौरी और पुंछ में एक्टिव हैं। और ये सारे आतंकी एलओसी के करीब बैट अटैक की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के स्पॉन्सर्ड ये सारे आतंकवादी इन दिनों हर रोज पाकिस्तान में सुपर एक्टिव दिख रहे हैं, रोज एक नया वीडियो रिलीज कर रहे हैं। ये कभी सी जिहाद यानी समंदर से जिहाद के लिए तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कभी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में मुनीर की फौज की फुल प्रोटेक्शन में रैलियां कर रहे हैं। मगर आज सबसे पहले फोकस बहावलपुर पर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बस कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि बहावलपुर में आईएसआई चीफ ने लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों की एक सीक्रेट मीटिंग की है। और उसके बाद बहावलपुर से लश्कर के आतंकवादियों की ये तस्वीरें सामने आ गईं। खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद की बात की गई। हाफिज सईद, मसूद अजहर का नाम लिया गया है। और सुना दुनिया के बदमाशों और जग्गों, आज जुल्म करने वालों, आसमान में कब्जे करने वाले कातलों, बदमाश बन के होगे तो इलाज करेंगे। हाफिज सईद से रिश्ता क्या? मौलाना मसूद अजहर से रिश्ता क्या? हाफिज सईद से रिश्ता क्या? मौलाना मसूद अजहर से रिश्ता क्या? बदला लेके रहेंगे। ये समझते हैं कि अगर अफवाज पाकिस्तान ने इस जालिम, मक्कार, धोखेबाज, भूतों के पुजारी और बात रखने वाले हिंदुस्तान से बदला ना लिया, तो ये बात याद रखिए, फिर हम जीते जी मर जाएंगे। मगर इस वक्त जो एक नाम सबसे ज्यादा जहर उगल रहा है वो है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। आज हमने बहावलपुर में सैफुल्लाह कसूरी का एक ऐसा ही वीडियो ढूंढ निकाला है जिसमें ये नॉन स्टॉप मारकाट की बात कर रहा है, टारगेट तबाह करने की बात कर रहा है, और इसका टारगेट हिंदुस्तान ही है। लेकिन मुकाबले में इस बार बड़े जबरदस्त लोग थे। हमने एक ही टारगेट तय किया है, हमने एक टारगेट तय किया है, हमने तबाह बर्बाद करना है। इस मार्के में नाक भी काट देना है, इसकी गर्दन भी बरोड़ देनी है, इसका मनका भी तोड़ देना है। भाइयों, फिर जंग बंदी हुई है। हमारे साथ कोई फौज भी नहीं है, कोई हुकूमत नहीं, कोई रियासत नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई ओआईसी नहीं, कोई अरब लीग नहीं, कोई यूएन नहीं, कोई भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम अल्लाह की मदद के सहारे ये अज़म करके और कसमें खा के हम मैदान में खड़े हुए हैं। जंग बंदी का मुआहदा होने के बाद और ऐलान होने के बाद आपने देखा, अभी भी आप स्क्रीन पे देख रहे थे, फिर ये लोग बाहर आए हैं और किस शान से आए हैं, किस आन से आए हैं, किस रोब और तंतराक से आए हैं कि दुनिया हैरान और शर्मसार रह गई कि ये जिन गाड़ियों पे सवार होके आ रहे थे, सवार अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद थे। अल्लाह हमारे भाइयों को ये अजीम फतह मुबारक करे। तो भाइयों ने जिस तरफ इशारा किया है, शेख अब्दुल लतीफ साहब ने भी और इमरान भाई ने भी, सैफुल्लाह भाई ने, मैं भी आप भाइयों को कहता हूं कि आप में से, हम में से किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए।
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग यानी लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग के यूट्यूब अकाउंट पर कुछ दिनों पहले यह वीडियो अपलोड किया गया है। वीडियो को अलग अलग एंगल से शूट किया गया है। कभी सैफुल्ला कसूरी के पीछे से कैमरा घुमाया गया है, कभी आगे से घुमाया गया है और कैमरे पर लश्कर का यह आतंकी बार बार यही धमकी दे रहा है कि अभी हिंदुस्तान से मैच खत्म नहीं हुआ है, अभी बड़ा मैच होना बाकी है। यानी इसका इशारा एक बड़े टेरर अटैक की ओर ही है। ये एक मैच हुआ है, आप ये ना समझे कि जंग हमेशा के लिए क्लोज होगी है। एक मैच हुआ है, कोई पता नहीं दोबारा कब मैच शुरू हो जाए। फाइनल मैच जो है वो भी इसी अर्ज़े अंबिया में होना है, जिसमें दज्जालों ने भी कत्ल होना है और दज्जाल के जो सबसे बड़े हिमायती है उनको कहीं छुपने के लिए कोई जाय बना भी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह इबरतनाक अंजाम उनका होगा। गुज़श्ता 6 साल से खास तौर पर 2019 को जब नरेंद्र मोदी कश्मीर की जमीनी हकीकत को अपने आईन में तरमीम करके कश्मीर की जमीनी हकीकत को बदला और कश्मीर में आबादी के तनासब को बदलने का मंसूबा बनाया, तो ये गुज़श्ता 6 माह में एक मार का रही जा रही है। हम में से बेशतर लोग तो ये समझते हैं जमात पे पाबंदियां लग गई, वो जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा, लेकिन आखिरी है मैं हदिया तबरीक और सलाम पेश करता हूं अपने कश्मीरी भाइयों की इस्तकामत को कि उन्होंने गुज़श्ता 6 माह तारीख का एक बहुत खौफनाक मार का सर किया है और 6 साल में उन्होंने नरेंद्र मोदी और उसकी साजिशों और खबासतों को एक दिन भी कामयाब नहीं होने दिया है। आज हम इत्मीनान से सीना तान के ये बात कर सकते हैं कि 6 साल में नरेंद्र मोदी अपने इस मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है। कुर्बानियां तो पेश कर दी है बेपनाह, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के इस खौफनाक मंसूबे को मिट्टी में मिला दिया। दुश्मन जो है वो जहरीले सांपों और बिच्छुओं की तरह और अंदर से बाहर से वो हमारे ऊपर हमलावर हुआ और आज पाकिस्तान को 2 लख्त नहीं कई लख्त करने की कोशिश और साजिशें हो रही हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी खुद कह रहा है कि मोदी लश्कर के पीछे पड़ चुके हैं। कसूरी खुद मान रहा है कि डोवल के साथ मिलकर मोदी लश्कर और जैश के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और लश्कर का यह खौफ सही है। हिंदुस्तान की सेना आतंकियों की गोली का जवाब गोले से देने के लिए एक बार फिर रेडी है और इस बार हमला 6 और 7 मई से भी भयानक होगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि मुनीर और आईएसआई चीफ मलिक ने पाकिस्तान में अपने सारे टेरर सेल एक्टिवेट कर दिए हैं और इसके ऑडियो वीडियो प्रूफ कैमरे पर हैं। एक ऐसा दुश्मन जो हमारा पड़ोसी है, जिसने 47 से आज तक हमें कबूल नहीं किया, जो हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ फितना उगलता है, हिंदुस्तान के जिसने बाबरी मस्जिद समेत कई सैकड़ों मस्जिदों को शहीद कर दिया और तुम इल्जाम लगाते हो पाकिस्तान पे। तुम पहले पाकिस्तान की मजहबी जमातों पे इल्जाम लगाते थे, तुम कश्मीर की आजादी की तहरीकों पे इल्जाम लगाते थे, अब तुम कहते हो कि बराह रास्त हाफिज मुनीर साहब इसके अंदर मुलव्विस हैं, पाक फौज के ऊपर तुम इल्जाम लगाते हो। इस हिंदुस्तान की बदमाशी पर इसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी होगी। ये पूरी पाकिस्तानी कौम सिर्फ चंद लाख अफवाज नहीं, ये 25 करोड़ फौज है जो पाकिस्तान के लिए कटने के लिए तैयार है, जो पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार है, जो हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब देने के लिए तैयार है, जो हिंदुस्तान के इन बढ़ते हुए अज़ाइम इनके हाथों को तोड़ने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान ने इस कौम को ललकारा है और याद रखना
तुमने आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की तहरीक को दबाने की कोशिश की थी। कश्मीरी कल भी खड़े थे, कश्मीरी आज भी खड़े हैं। हम पाकिस्तानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस कौल के मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत समझते हैं। और हिंदुस्तान सुन ले, मैं आज ये ऐलान करता हूं कि तू ये जुर्रत नहीं कर सकता। तू ये काम करेगा ना तो इस खित्ते के अंदर अदम तवाज़न होगा। अगर तूने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान हक रखता है, आलमी तनाज़ा होगा, फिर एलओसी नहीं होगी, फिर दुनिया देखेगी। फिर उसके बाद इस खित्ते के अंदर होने वाले मामलात का जिम्मेदार हिंदुस्तान होगा, गुजरात का मोदी होगा, अमित शाह होगा। ये राजदान जो यहाँ पे इस वक्त को परवान दे रहे हैं, ये पूरी मोदी सरकार होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह क्लैरिटी तो दे दी है कि पाकिस्तान पर अगली स्ट्राइक का फैसला मोदी करेंगे और स्ट्राइक का फुल प्रूफ प्लान एनएसए अजित डोवल बनाएंगे। सवाल है कि अगला हमला होगा कैसे? क्या बहावलपुर में यह हमला ड्रोन से होगा? क्या ड्रोन अटैक में मसूद के चीथड़े उड़ाए जाएंगे? क्या पीओके के टेरर कैंप्स पर यह हमला सर्जिकल स्ट्राइक के फॉर्म में होगा? क्या पैरा स्पेशल फोर्स के जवान एयर ड्रॉप कराए जाएंगे? आतंकियों पर दनादन गोली और गोले बरसाए जाएंगे? या फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की तरह लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तान के कोने कोने में एयर अटैक किए जाएंगे, मिसाइल्स दागी जाएंगी? इसका पूरा खाका अजित डोवल ने पहले से ही तैयार कर रखा है। मोदी ने टेरर पर पहले से ही गो अहेड कह रखा है। यानी अब लश्कर, जैश और हिजबुल पर अगली स्ट्राइक भी वैसी होगी जैसी ऑपरेशन सिंदूर में देखी थी। उस वक्त मोदी ने मुनीर को सरप्राइज दिया था और इस बार भी मुनीर को एक नया सरप्राइज ही मिलेगा। और वो सरप्राइज कैसा होगा? अब की बार कितने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला होगा? इसका एक हिंट एनएसए अजित डोवल ने कैमरे पर आकर पाकिस्तान को दे दिया है। Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive, that how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked. Whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 तो सिर्फ 23 मिनट में खत्म हो गया था, मगर पाकिस्तान में टेरर के ठिकानों पर भारत की अगली प्रिसीजन स्ट्राइक उससे भी तेज होगी। पाकिस्तान के कोने कोने में धमाके होंगे और उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। पाकिस्तान की तबाही की सैटेलाइट इमेजेस एक बार फिर ट्रेंड करेंगी। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been thrown. They brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out this thing. Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargodha or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases.
including the Bellary, where they have got the AVAX, the avoidance control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images in. So we were able to achieve it. We are capable of doing that. हम ऐसा करने में सक्षम हैं। अजित डोवल की यह आखिरी लाइन इस वक्त पाकिस्तान में किसी को चैन से सोने नहीं दे रही है। मुनीर, शहबाज और आईएसआई चीफ मलिक तीनों की बेचैनी बढ़ गई है। जैश, लश्कर, हिजबुल के कैंप में सनसनी मच गई है। सब यही सोच रहे हैं कि कहीं मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किसी भी वक्त तो शुरू नहीं कर रहे हैं। We have to be prepared because, as we discussed today, Operation Sindoor is not over. It is only on pause, and therefore the nation has to be prepared. मैंने दोस्तों आपको बहुत देर पहले कहा था, मैंने समझाया था, मैं नरेंद्र मोदी साहब की चीज को समझता हूं। वो लेगेसी, डिफरेंट लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। मोदी साहब ने 2 दिन पहले क्या कहा था? मोदी साहब ने कहा कि इस देश के 3 हिस्से कर दिए गए। ये जो इंडियन लीडरशिप बातें कर रही है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, नए जहाज लेने की बातें कर रहे हैं। क्या क्या वो नहीं कह रहे यार? पाकिस्तान का यह डर 100% सही है। मोदी ने इलाज किया, पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरा। मुनीर ने फिर से आतंकियों को खुला छोड़ा। मगर अब मोदी पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करेंगे। मुनीर के सबसे बड़े, सबसे चहेते असद के खिलाफ शूट आउट का ऑर्डर देंगे और मोदी के फैसले को डोवल इंप्लीमेंट करेंगे। मोदी और डोवल का कॉम्बिनेशन आने वाले दिनों में एक ऐसा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आजकल बहुत परेशान है और वजह है बागेश्वर धाम। छतरपुर के 7 किलोमीटर के एरिया में फैले बागेश्वर धाम में ऐसी कौन सी हरकत होती है जिसे बाबा नहीं रोक पाते, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? बाबा को धाम में परेशान कौन कर रहा है, यह बाबा ने अब खुलकर बता दिया, अपना दर्द सुना दिया, परेशानी बताई, साथ ही अपने भक्तों को हिदायत भी दी। अगर आप भी बागेश्वर धाम जाना चाह रहे हैं, आप बाबा बागेश्वर की बात सुनते हैं, उनकी बात समझते हैं और बालाजी के दर्शन के लिए जाने की इच्छा रखते हैं, तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। इस रिपोर्ट में आपको बाबा बागेश्वर की परेशानी समझ में आएगी, साथ ही बागेश्वर धाम में कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, यह भी आप जानेंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आजकल परेशान क्यों हैं? धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते। धीरेन्द्र शास्त्री को हर दिन नई चिंता क्यों सता रही है? कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगी बेटा, हम उसको क्या जवाब देंगे भगवान को? हर प्रवचन, हर कथा में बाबा किस परेशानी का जिक्र कर रहे हैं? बागेश्वर धाम में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बाबा नए नए भजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर दिन बाबा के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री बहुत परेशान हैं, टेंशन से घिरे हुए हैं। धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की पहली टेंशन बागेश्वर धाम में होने वाले हादसों की है। न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। बाबा की टेंशन नंबर 2 धाम में घूमने वाले शराबियों की है। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पौवा पी के प्रसाद बना रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए, क्या किया जाए?
बाबा की टेंशन नंबर 3 धाम में घूमने वाले उत्पातियों की है, साजिश रचने वालों की है। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्त ही हों, कुछ कालनेमी भी होते। हाँ, तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते हैं, कुछ असाधु भी होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की टेंशन नंबर 4 चेलों से जुड़ी है, क्योंकि चेलों की भीड़ में भक्ति का चोला ओढ़कर कोई भी फ्रॉड कर सकता है। हमारे चेले ऐसे हैं कि हमारे पीठ फेरने के बाद खुद पीठाधीश्वर बन जाते हैं। परेशानी बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि धाम में कुछ भी हो हेडलाइन बन जाता है, उससे बाबा बागेश्वर के धाम का नाम जुड़ जाता है। 7 किलोमीटर बड़े बागेश्वर धाम में हादसा कहीं भी हो, गलती किसी की भी हो, खबर में नाम बागेश्वर धाम का ही छपता है, हेडलाइन धीरेन्द्र शास्त्री ही बनते हैं। पिछले महीने बागेश्वर धाम में टेंट गिर गया था, हादसे में एक भक्त की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री जिस पंडाल में कथा कहते हैं, यह हादसा उस जगह से बहुत दूर हुआ। हादसे का कथा पंडाल से कोई लेना देना नहीं था। बागेश्वर धाम में बारिश से बचने के लिए कुछ लोग एक टेंट के नीचे छिप गए, तभी टेंट गिरा और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन खबर छपी तो ऐसा लगा कि हादसा कथा पंडाल में हुआ है, हालात भगदड़ जैसे हो गए, जबकि पंडाल से हादसे का कोई कनेक्शन नहीं था। हादसा धीरेन्द्र शास्त्री के बर्थडे के आसपास हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, एक दिन का चढ़ावा भी मृतक के परिजनों को दे दिया। हमने ऐसा विचार किया कि कल जो भी हमको चढ़ोतरी मिली है, उस पूरी चढ़ोतरी को मृतक परिवार को सौंपा जाए ताकि उनका जीवन धन्य हो जाए। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही दूसरा हादसा हो गया। बागेश्वर धाम में होटल की दीवार ढह गई, एक महिला की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। इस हादसे का भी धीरेन्द्र शास्त्री और उनके आश्रम से कोई कनेक्शन नहीं है। यह हादसा एक प्राइवेट होम स्टे के अंदर हुआ। बागेश्वर धाम आए कुछ भक्त इस होम स्टे के अंदर रुके थे, तभी बारिश के चलते उसकी दीवार ढह गई। हादसे के बाद बागेश्वर धाम फिर हेडलाइन बन गया, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम या पंडाल से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। कुछ दिनों से बहुत उपद्रव चल रहे, जब से हम विदेश गए इतने उपद्रव चल रहे। कभी गुच्ची जैकेट पे, कभी चश्मा ही हमारा वायरल किया, फिर जैकेट पे उपद्रव किया। वहां से वापस आए तो अब पूछो ही मत, किसी नेताजी ने बयान दे दिया, न लेना न देना। उससे जैसे तैसे फ्री हुए, तब तक बारिश इंद्र देवता नाराज रहे, पता नहीं उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी, वो टेंट वाला हो गया। अच्छा, धाम है 7 किलोमीटर का, कोई भी घटना हो जोड़ हमसे देते। अब हमारा ना ढाबा वालों से लेना देना, ना होम स्टे वालों से लेना देना। पैसा वो कमाते हैं, ढाबा वो चलाते हैं, गाड़ी वो चलाते हैं, हमारा उनसे क्या लेना देना। ऑटो उनकी हैं, कमाई वो करते हैं। और यहाँ से 7 किलोमीटर में पूरे में ढाबा बने, होटल बने, लेकिन पैसा वो कमाते, मजे वो लेते। पर कोई घटना हो जाती तो न्यूज हम पे बनती, गालियां हमें पड़ती, मुसीबत हमें पड़ती, सफाई हमें देनी पड़ती, दिक्कतें हमें झेलनी पड़ती। बागेश्वर धाम कुल 7 किलोमीटर में फैला है। एक हिस्से में बागेश्वर बालाजी, सन्यासी बाबा समेत अन्य मंदिर बने हैं। करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर में अलग अलग पंडाल बने हैं। सबसे बड़े पंडाल में धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहते हैं, दूसरे पंडाल में अन्नपूर्णा रसोई चलती है। बागेश्वर धाम के दूसरे हिस्से में होटल, होम स्टे, दुकानें, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। रोजाना हजारों भक्त बागेश्वर धाम आते हैं, कई दिन बालाजी की सेवा के लिए वहां रुकते हैं। रुकने के लिए होम स्टे और होटल्स जाते हैं। बाबा की परेशानी यह है कि उनके पंडाल के बाहर भी अगर किसी के साथ हादसा होता है तो बागेश्वर धाम को हेडलाइन बनाया जाता है। उनके विरोधी बागेश्वर धाम की इमेज को डेंट लगाते हैं। गांव भर के मकान है, गांव भर के ढाबा है, गांव बाहर के ढाबा है, सबके हैं, तो ना जाने कैसे कैसे लोग आते। पर भैया ये जीवन ना बड़ा कठिन है, इस जिंदगी में जवाब देना बड़ा मुश्किल। अच्छा, ये दुनिया को समझ नहीं आता है कि ढाबा क्या है, बागेश्वर धाम क्या है। वो तो सीधा कह देते बागेश्वर धाम पे फिर घटना।
सीधा। अरे भाई हम मानते हैं, पर धाम इतना बड़ा है, उसमें हर जगह हम एक बात, आज ये बात इसलिए हमने उठाई है, एक प्रार्थना करना चाह रहे, जो आ रहे हैं आप हमारे अपने हो, लेकिन किसी भी होटल, ढाबा, गाड़ी, वाहन में आप रहें तो सावधानी पूर्वक रहें। हम अपने आश्रम की जिम्मेवारी तो ले सकते हैं, ढाबाओं की जिम्मेवारी ले पाना बड़ा कठिन है हमारे लिए। सब उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सब रहने वाले जरूरी नहीं है भक्ति ही हो, कुछ काल नेमी भी होते। हाँ, तुमने देखा नहीं, सब साधु थोड़ी होते हैं, कुछ असाधु भी होते हैं। सब धर्मात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ अधर्मात्मा भी होते हैं। सब पुण्यात्मा थोड़ी होते हैं, कुछ पापी भी। जहां रह रहे, जहां खा रहे, बहुत सावधानी पूर्वक, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और धाम का नाम बदनाम ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। बागेश्वर धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। धीरेन्द्र शास्त्री धाम में होते हैं तो भक्तों को गिनना भी मुश्किल हो जाता है। बागेश्वर धाम के बाजार से ही भक्त खरीदारी करते हैं, जिससे धाम के दुकानदारों को अच्छी खासी इनकम होती है। कोई भक्त मन्नत का नारियल खरीदता है तो कोई बालाजी को चढ़ाने के लिए प्रसाद, कोई होटल में खाना खाता है तो कोई भक्ति से जुड़े सामान खरीदता है। धीरेन्द्र शास्त्री की दूसरी परेशानी यह है कि दुकानदार लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हैं, प्रसाद में खेल कर रहे हैं। हम कह कह के भैया इतने पके, इतनी लाइट के बार डाले हैं, इतने सिलेंडर रखे हुए हैं, बस वो तो। और प्रसाद भी किसी दिन अच्छी जांच बैठ जाए तो एकों की दुकानें ना चलें, भयंकर शक्कर डाल के बिना नहाए भोग बना देते, लड्डू बना देते हैं, और नहाते भी नहीं है निकम्मे। हाँ, बुरा ना मानो। अब कई लोग फिर उसको गुंडागिर्दी में ले लेते हैं। हमने 2-3 बार अपने चेलों को भेजकर 4-5 को पिटवाया है, पौवा पी के प्रसाद बना रहे थे। अब बताओ, अब ऐसे लोगों की पूजा की जाए तो क्या किया जाए? फिर पुलिस को भेजा, हमने कहा कि इन्हें पकड़ के लेके जाओ, बड़ी मुश्किल से वो भागे। धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र 29 साल है। कम उम्र में उन्होंने अच्छी खासी शोहरत कमाई है। दुनिया के कोने कोने में उनके भक्त मौजूद हैं। पिछले कुछ साल में बागेश्वर धाम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों की संख्या का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। पर्चे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पढ़ो, पूरा परिवार परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत बेटी को बनी, घर में तंत्र गाड़ा गया, सन 2002 से दिक्कत बनी। जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त बढ़ रहे हैं, बागेश्वर धाम में भीड़ बढ़ रही है, उनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, गजवाए हिंद का विरोध करते हैं, भगवाए हिंद की डिमांड करते हैं, जो उनके विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन बाबा फिर भी नहीं मानते। इस्लाम धर्म के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि ये बात आपके लिए नहीं है, जो विदेशों में बैठ करके ऐसा चाह रहे उनके लिए। कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते। अब इसको कोई गलत तरीके से प्रस्तुत कर दे तो बात अलग है, पर चांद पर तिरंगा देखना कोई बुरी बात थोड़ी है। यदि ये बुरी है तो हम सूर्य पर देखना चाहते। इसके बाद भी किसी को बुरी लगे तो हवेली पे आ जाओ। बाबा जितनी जोर से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू बेटियों की बात करते हैं, विरोधी उतना ज्यादा बाबा को टारगेट करते हैं। बागेश्वर धाम में कुछ भी होता है, धीरेन्द्र शास्त्री विरोधी मोर्चा एक्टिव हो जाता है। बाबा के पर्चे को हादसे से कनेक्ट किया जाता है, एंटी बाबा माहौल बनाने की तैयारी की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हजारों लोग काम करते हैं, सेवादारों की लंबी पूरी फौज धाम में एक्टिव रहती है। कोई खाना बनाता है, कोई खाना परोसता है, कोई सेवादार पंडाल की व्यवस्था देखता है, तो कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट में हेल्प करता है।
इनमें से ज्यादातर लोगों का धीरेन्द्र शास्त्री या उनकी टीम से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ सेवा करने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धाम आने वाले भक्तों को परेशान करते हैं, अपने पाखंड के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। हमारे चेले ऐसे हैं कि हमारे पीठ फेरने के बाद खुद पीठाधीश्वर बन जाते हैं, और हमको ये भली पूर्वक पता है, पर करें क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बाबा को ऐसे चेलों की बड़ी टेंशन है, क्योंकि हजारों की भीड़ में इनकी पहचान कर पाना मुश्किल है और हजारों का स्टाफ सैलरी पर रखना भी मुश्किल। मजबूरी ये है कि व्यवस्था चलानी है, यदि हम भगा दें तो व्यवस्था के लिए कौन है, सब उजड़ जाएगा। अच्छा, हमारा अपना कोई है नहीं, सब चेलों के भरोसे काम चल रहा है, भगवान के भरोसे काम चल रहा है। ना तो यहाँ कोई प्रोफेशनल लोग लगे हैं, सिक्योरिटी के अलावा कोई प्रोफेशनल आदमी भी नहीं है, ना कोई यहाँ मैनेजर है, ना कोई डायरेक्टर है, जो हैं सो सब बालाजी हैं। और मन में ये लगता है कि हम लगा तो कर लें, पर महीना की वेतन खूब जाएगी, उतनी व्यवस्था बन नहीं पाएगी, और ना दे पाए तो जितने का पता लगे भजन ना हो उतने की ढोलक फूट जाए। धीरेन्द्र शास्त्री जब बागेश्वर धाम में मौजूद होते हैं, 1 लाख से ज्यादा भक्त हर रोज उनसे मिलने आते हैं। भक्तों की भीड़ में हिंदू बेटी भी होती है, महिलाएं भी होती हैं। बाबा को सबसे ज्यादा टेंशन इन्हीं बेटियों की होती है, क्योंकि कई महिलाएं अकेले आती हैं, कई दिन धाम में रुककर पूजा करती हैं। बाबा को सबसे ज्यादा इन बेटियों की सेफ्टी की टेंशन है। बाबा को डर है कि उनके विरोधी धाम की छवि खराब करने के लिए बेटियों को टारगेट कर सकते हैं। हिंदू बेटियों के खिलाफ साजिश रची जा सकती है। हम बागेश्वर धाम पर भी आने वाली बेटियों से और रहने वाले और आने वाले लोगों से प्रार्थना करेंगे, अपनी बेटियों को अकेला मत भेजना कहीं पर भी। और यहां रहने वाली बहनों से भी प्रार्थना है, बेटा